भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 331 जो लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स से संबंधित है। धारा 341 लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र। यह धारा न्यायालयों को एक विशेष परिस्थिति में लोक सेवकों पब्लिक सर्वेंट्स से संबंधित आरोपों के प्रमाण के लिए शपथ पत्र एफिडेविट के उपयोग की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना है, खासकर जब किसी अधिकारी के आचरण के बारे में शिकायत की जाती है। जब इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, तो आवेदक आवेदन में लगाए गए तथ्यों का साक्ष्य शपथ पत्र बाय एफिडेविट द्वारा दे सकता है और न्यायालय, यदि वह उचित समझे, यह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इसी प्रकार दिया जाए। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू? जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी जांच, मुकदमे, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान न्यायालय में कोई आवेदन एप्लीकेशन दायर किया जाता है। ओ किसके बारे में आरोप? उस आवेदन में किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आदि के आचरण, कंडक्ट के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हों। ओ आवेदक क्या कर सकता है? जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है, आवेदक, वह उन कथित तथ्यों, फैक्ट्स अलेज्ड का साक्ष्य शपथ पत्र एफिडेविट द्वारा दे सकता है। शपथ पत्र यह एक लिखित बयान होता है जिस पर व्यक्ति शपथ लेता है कि उसमें कही गई बातें सत्य हैं और इसे एक नोटरी या शपथ आयुक्त के सामने सत्यापित किया जाता है। ओ न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय, यदि वह उचित समझे, इफ इट थिंक्स फिट, अपने विवेक से यह आदेश दे सकता है कि उन तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इसी प्रकार सो गिवन यानी शपथ पत्र द्वारा ही दिया जाए। महत्व ओ प्रक्रिया का सरलीकरण। यह उन मामलों में न्यायालय का समय और ऊर्जा बचाता है जहां किसी लोक सेवक के आचरण के संबंध में आरोपों को साबित करने के लिए औपचारिक गवाही की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ओ अभियुक्तों के लिए सुविधा। यह आवेदक के लिए सबूत पेश करना आसान बनाता है, खासकर यदि लगाए गए आरोप सीधे मुख्य मामले से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल एक लोक सेवक के आचरण के इर्द गिर्द घूमते हैं। ओ जवाबदेही। यह लोक सेवकों के आचरण के संबंध में लगाए गए आरोपों को औपचारिक रूप से दर्ज करने और उस पर विचार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे कुछ हद तक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ओ न्यायिक विवेक। न्यायालय को यह तय करने का अधिकार देता है कि क्या शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य स्वीकार करना उचित है या औपचारिक मौखिक गवाही की आवश्यकता है। संक्षेप में, धारा 331 यह प्रावधान करती है कि जब किसी आपराधिक कार्यवाही में लोक सेवक के आचरण से संबंधित आरोप लगाए जाते हैं, तो आवेदक उन आरोपों को शपथ पत्र के माध्यम से साबित कर सकता है। न्यायालय अपने विवेक से यह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्य शपथ पत्र द्वारा ही साबित किए जाएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 332 जो शपथ पत्र पर औपचारिक प्रकृति का साक्ष्य एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट से संबंधित है। धारा 332 शपथ पत्र पर औपचारिक प्रकृति का साक्ष्य। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह कुछ प्रकार के गवाहों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना शपथ पत्र एफिडेविट के माध्यम से अपनी गवाही देने की अनुमति देती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। एक, किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य जिसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, शपथ पत्र बाय एफिडेविट द्वारा दिया जा सकता है और सभी न्यायोचित आपत्तियों जस्ट एक्सेप्शंस के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी गवाह की गवाही सिर्फ औपचारिक प्रकृति, फॉर्मल कैरेक्टर
की है, यानी वह ऐसे तथ्यों के बारे में गवाही दे रहा है जिन पर आमतौर पर कोई विवाद नहीं होता, जैसे किसी दस्तावेज की केवल पहचान या उसकी प्रतिलिपि का सत्य होना या किसी प्रक्रिया का सामान्य विवरण। ओ तो वह व्यक्ति अपनी गवाही शपथ पत्र के माध्यम से दे सकता है। शपथ पत्र एक लिखित बयान होता है जिसे शपथ के तहत दिया जाता है और विधिवत सत्यापित किया जाता है। ओ यह शपथ पत्र किसी भी जांच, मुकदमे, विचारण या अन्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। ओ हालांकि यह सभी न्यायोचित आपत्तियों के अधीन, सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस होगा। इसका मतलब है कि यदि शपथ पत्र में कोई कानूनी खामी है या विरोधी पक्ष के पास उसे स्वीकार न करने का कोई वैध कारण है, तो वे आपत्ति उठा सकते हैं। महत्व: यह अनावश्यक देरी से बचने में मदद करता है और न्यायालयों और गवाहों दोनों के लिए समय और प्रयास बचाता है। 2. न्यायालय यदि वह उचित समझे और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में निहित तथ्यों के संबंध में उसकी परीक्षा कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ भले ही उपधारा एक शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य की अनुमति देती है, फिर भी ओ न्यायालय यदि वह उचित समझे, इफ इट थिंक्स फिट, अपने विवेक से उस व्यक्ति को अदालत में बुला सकता है और उससे उसके शपथ पत्र में लिखी बातों के बारे में पूछताछ कर सकता है, जैसे उस पर जिरह करनी। ओ और अनिवार्य रूप से शैल यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त आवेदन करता है ऑन द एप्लीकेशन कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए, तो न्यायालय को उसे समन करना होगा और उसकी परीक्षा करनी होगी। महत्व: यह अभियुक्त के और अभियोजन के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी पक्ष को शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों पर संदेह होता है या उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें व्यक्ति को अदालत में बुलाने का अधिकार होता है। यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को बनाए रखता है। इस धारा का समग्र महत्व: न्यायिक दक्षता। यह न्यायालयों को औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य को बिना लंबी मौखिक गवाही के शीघ्रता से स्वीकार करने में सक्षम बनाती है, जिससे कार्यवाही में तेजी आती है। संसाधनों का अनुकूलन: यह न्यायालयों और गवाहों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत करती है, जिससे वे अधिक महत्वपूर्ण या विवादित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लचीलापन और संतुलन: यह प्रक्रियात्मक लचीलापन प्रदान करती है, जबकि साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो, जिसमें साक्ष्य देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने का अवसर भी शामिल है। दस्तावेजीकरण: शपथ पत्र एक लिखित रिकॉर्ड प्रदान करता है जो न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। संक्षेप में, धारा 332 यह प्रावधान करती है कि औपचारिक प्रकृति का साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से दिया जा सकता है और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा, बशर्ते कोई न्यायोचित आपत्ति न हो। हालांकि न्यायालय अपने विवेक से या अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को बुलाकर उससे उसके शपथ पत्र में निहित तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 333 जो किन प्राधिकारियों के समक्ष शपथ पर लिए जा सकते हैं, ऑथोरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी स्वॉर्न, से संबंधित है। अंडीस नीति धारा 333 किन प्राधिकारियों के समक्ष शपथ पर लिए जा सकते हैं। यह धारा उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को निर्दिष्ट करती है जिनके समक्ष आपराधिक मामलों में उपयोग किए जाने वाले शपथ पत्रों एफिडेविट्स को वैध रूप से शपथ पर लिया या सत्यापित किया जा सकता है। यह शपथ पत्रों की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संहिता के अधीन किसी भी न्यायालय के समक्ष उपयोग किए जाने वाले शपथ पर लिए जा सकते हैं या प्रतिज्ञान किए जा सकते हैं, स्वॉर्न और अफर्म्ड बिफोर। सरल शब्दों में, जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी भी कोर्ट में कोई शपथ पत्र एफिडेविट पेश करना चाहते हैं, तो आप उसे इन लोगों के सामने शपथ लेकर या सत्यनिष्ठा से पुष्टि करके बनवा सकते हैं।
ए, कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या ओ, सरल शब्दों में कोई भी जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बी, एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई भी शपथ आयुक्त, कमिश्नर ऑफ ओथ्स, या ओ, सरल शब्दों में वह व्यक्ति जिसे किसी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ ओथ्स, शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त किया हो। सी, नोटरी अधिनियम 1922 का फेंटिटी के अधीन नियुक्त कोई भी नोटरी, और सरल शब्दों में कोई भी नोटरी पब्लिक जिसे नोटरी अधिनियम 1922 के तहत नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया हो। महत्व, यह उपधारा शपथ पत्रों को वैध रूप से सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की स्पष्ट सूची प्रदान करती है, जिससे उनकी कानूनी स्वीकार्यता सुनिश्चित होती है। 2. शपथ पत्र केवल उन तथ्यों तक सीमित रहेंगे और उन्हें अलग अलग बताएंगे जिन्हें शपथग्राही अपने स्वयं के ज्ञान से साबित करने में सक्षम है, और ऐसे तथ्य जिन्हें उसके पास सत्य मानने का उचित आधार है, और बाद वाले मामले में शपथग्राही ऐसे विश्वास के आधारों को स्पष्ट रूप से बताएगा। सरल शब्दों में, ओ शपथ पत्र में केवल वही बातें लिखी जानी चाहिए जो शपथग्राही, डिपोनेंट, शपथ पत्र देने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान, ओन नॉलेज से जानता हो और साबित कर सकता हो। ओ, अगर शपथग्राही किसी बात पर केवल विश्वास, बिलीव करता है, यानी सीधे अपने ज्ञान से नहीं जानता, लेकिन उसे सच मानने का उचित कारण है, तो उसे अलग से बताना होगा। ओ, और ऐसे विश्वास वाले तथ्यों के लिए शपथग्राही को अपने विश्वास के आधार, ग्राउंड्स ऑफ सच बिलीफ को भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। उदाहरण के लिए, मैंने यह श्री का से सुना था और मुझे विश्वास है क्योंकि श्री का एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि शपथ पत्र में केवल विश्वसनीय जानकारी हो और अनुमानों या सुनी सुनाई बातों को उचित सत्यापन के बिना शामिल न किया जाए। यह शपथ पत्र की सटीकता और कानूनी मूल्य को बढ़ाता है। 3. न्यायालय शपथ पत्र में किसी भी आपत्तिजनक, स्कैंडलस और अप्रासंगिक, इरेलेवेंट मामले को हटाए जाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, ओ, यदि किसी शपथ पत्र में कोई ऐसी बात लिखी है जो आपत्तिजनक, स्कैंडलस है, यानी अपमानजनक या अश्लील या अप्रासंगिक, इरेलेवेंट है, यानी मामले से संबंधित नहीं है, ओ, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि ऐसी बातों को हटा दिया जाए, स्ट्रक आउट या संशोधित, अमेंडेड किया जाए। महत्व, यह न्यायालय को शपथ पत्रों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक रिकॉर्ड स्वच्छ और केवल आवश्यक जानकारी से युक्त हो। इस धारा का समग्र महत्व, शपथ पत्रों की वैधता, यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक कार्यवाही में शपथ पत्रों को कौन वैध रूप से प्रमाणित कर सकता है। साक्ष्य की गुणवत्ता, उपधारा 2 शपथ पत्र में शामिल तथ्यों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जिससे यह साक्ष्य के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य कर सके। न्यायिक नियंत्रण, उपधारा 3 न्यायालय को अनुचित या अप्रासंगिक सामग्री वाले शपथ पत्रों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। प्रक्रियात्मक दक्षता, यह सुनिश्चित करती है कि शपथ पत्र कानूनी रूप से मान्य हों और विवादों से मुक्त हों, जिससे वे मामलों के त्वरित निपटान में प्रभावी उपकरण बन सकें। संक्षेप में, धारा 333 उन प्राधिकारियों जैसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त, नोटरी को सूचीबद्ध करती है जिनके समक्ष आपराधिक मामलों में उपयोग किए जाने वाले शपथ पत्र शपथ पर लिए जा सकते हैं। यह भी निर्धारित करती है कि शपथ पत्र में केवल वही तथ्य होने चाहिए जो शपथग्राही के स्वयं के ज्ञान में हो, या यदि विश्वास पर आधारित हो तो विश्वास के आधार बताए जाएं। अंत में, न्यायालय के पास शपथ पत्र से आपत्तिजनक या अप्रासंगिक सामग्री को हटाने या संशोधित करने का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 334, जो पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए, प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड,
से संबंधित है। धारा 334, पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए? यह धारा बताती है कि जब किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की पिछली दोष सिद्धि प्रीवियस कन्विक्शन या दोष मुक्ति प्रीवियस एक्विटल को साबित करना हो, जैसे कि सजा बढ़ाने के लिए या चरित्र पर सवाल उठाने के लिए, तो उसे कैसे किया जा सकता है? यह उन तरीकों के अतिरिक्त है जो किसी अन्य कानून में दिए गए हैं। इस संहिता के अधीन किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में एक पिछली दोष सिद्धि प्रीवियस कन्विक्शन या दोष मुक्ति एक्विटल को साबित किया जा सकता है किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य तरीके के अतिरिक्त जो उस समय लागू है। सरल शब्दों में, जब किसी आपराधिक मामले में चल रही जांच, मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही में हमें यह साबित करना हो कि आरोपी को पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, दोष सिद्ध, या बरी किया गया था, दोष मुक्ति, तो हम ऐसा इन तरीकों से कर सकते हैं। यह तरीका उन अन्य तरीकों के अलावा है जो किसी दूसरे कानून में पहले से ही बताए गए हैं। ए, उस न्यायालय के अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन प्रमाणित उद्धरण द्वारा जिसमें ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई थी जो दंडादेश या आदेश की प्रति है, या सरल शब्दों में, ओ जिस कोर्ट में आरोपी को पहले दोषी ठहराया गया था या बरी किया गया था, उस कोर्ट के रिकॉर्ड्स, अभिलेखों को रखने वाले अधिकारी से एक प्रमाणित कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले आएं। ओ यह कॉपी फैसले, सेंटेंस या आदेश, ऑर्डर की होनी चाहिए। ओ इस कॉपी पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो रिकॉर्ड्स का प्रभारी है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को मुंबई की सत्र न्यायालय ने 2010 में हत्या के लिए दोषी ठहराया था, तो उस न्यायालय के रिकॉर्ड्स की अभिरक्षा रखने वाला अधिकारी, जैसे रीडर या क्लर्क, उस फैसले की प्रमाणित कॉपी जारी कर सकता है। एंड बी, दोष सिद्धि के मामले में या तो उस जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा जिसमें दंड या उसका कोई हिस्सा भुगता गया था, या उस कमिटमेंट वारंट को प्रस्तुत करके जिसके तहत दंड भुगता गया था। साथ ही ऐसे प्रत्येक मामले में अभियुक्त व्यक्ति की उस व्यक्ति के साथ पहचान का साक्ष्य जिसने दोष सिद्धि प्राप्त की थी या दोष मुक्त हुआ था। सरल शब्दों में, ओ सिर्फ दोष सिद्धि के मामले में जब आरोपी को पहले दोषी ठहराया गया हो। 1. जेल अधिकारी का प्रमाण पत्र, उस जेल के अधिकारी जो जेल का इंचार्ज हो से एक प्रमाण पत्र ले आएं जिस जेल में आरोपी ने अपनी सजा काटी थी या उसका कुछ हिस्सा। इस प्रमाण पत्र पर जेल अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। 2. कमिटमेंट वारंट, वह कमिटमेंट वारंट ऑफ कमिटमेंट पेश करें जिसके तहत आरोपी को जेल भेजा गया था और उसने अपनी सजा काटी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी तरीकों, चाहे प्रमाणित कॉपी हो, जेल का प्रमाण पत्र हो या कमिटमेंट वारंट हो, के साथ आपको यह भी साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति की पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की बात हो रही है, यानी पुराना दोषी बरी हुआ व्यक्ति, वह वही व्यक्ति है जो अभी विचाराधीन अभियुक्त है, यानी अभियुक्त की पहचान। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का को पहले चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था, अब कार पर फिर से चोरी का आरोप है, अभियोजन एकाक की पिछली दोष सिद्धि को साबित करने के लिए जेल अधीक्षक से एक प्रमाण पत्र ला सकता है कि का ने उनकी जेल में इतनी अवधि की सजा काटी थी। साथ ही उन्हें यह भी साबित करना होगा कि जेल में सजा काटने वाला उक और वर्तमान अभियुक्त उक एक ही व्यक्ति हैं। इस धारा का समग्र महत्व, कानूनी प्रभाव, पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जैसे सजा की मात्रा बढ़ाना, आदतन अपराधी के रूप में अभियुक्त की धारणा को प्रभावित करना या उसके चरित्र पर सवाल उठाना। प्रक्रियात्मक सुविधा, यह धारा ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को साबित करने के लिए सरल और विश्वसनीय तरीके प्रदान करती है जिससे न्यायालय को अनावश्यक रूप से लंबी प्रक्रिया में न पड़ना पड़े। अभिलेखों की प्रामाणिकता, यह सार्वजनिक अभिलेखों और सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को कानूनी मान्यता देती है।
पहचान का प्रमाण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जोर देती है कि आरोपी की पहचान साबित करना अनिवार्य है, ताकि किसी गलत व्यक्ति को उसकी पिछली सजा के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए। यह न्याय के सिद्धांत को बनाए रखता है। संक्षेप में, धारा 334 यह बताती है कि किसी आपराधिक मामले में पिछली दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को कैसे साबित किया जा सकता है। इसे संबंधित न्यायालय के रिकॉर्ड्स की प्रमाणित कॉपी या दोष सिद्धि के मामले में जेल अधिकारी के प्रमाण पत्र या कमिटमेंट वारंट द्वारा साबित किया जा सकता है। इन सभी मामलों में यह भी साबित करना अनिवार्य है कि वर्तमान अभियुक्त वही व्यक्ति है जिसे पहले दोषी ठहराया गया था या बरी किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 335, जो अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, से संबंधित है। धारा 335, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। यह धारा उन असाधारण परिस्थितियों का प्रावधान करती है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तब बाधित होने से रोकना है जब अभियुक्त फरार हो या अज्ञात हो, लेकिन साथ ही अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है। एक, यदि यह साबित हो जाता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, एब्सकॉन्डेड, और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं है, तो वह न्यायालय जो ऐसे व्यक्ति के अपराध की सुनवाई करने या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम है, उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों, यदि कोई हो, की परीक्षा कर सकता है और उनकी डिपोजिशन दर्ज कर सकता है, और ऐसी कोई भी डिपोजिशन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके विरुद्ध साक्ष्य में दी जा सकती है अपराध की जांच या विचारण में जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, यदि शपथग्राही डिपोनेंट मृत है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या नहीं मिल सकता है, या उसकी उपस्थिति इतनी देरी, व्यय या असुविधा के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब अनुमति है? इन, यह साबित हो जाए कि आरोपी फरार हो गया है, यानी जानबूझकर न्याय से भाग रहा है। 2, और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना न हो। ओ कौन कर सकता है? वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो उस आरोपी के अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम है या उसे मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को सौंप सकता है। ओ क्या कर सकते हैं? वे आरोपी की अनुपस्थिति में ही अभियोजन पक्ष के गवाहों जो पेश किए गए हैं की गवाही ले सकते हैं और उनकी गवाही को दर्ज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बाद में उपयोग, जब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में ली गई यह गवाही, डिपोजिशन, उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। वो कब उपयोग की जा सकती है? शर्तें। यह गवाही केवल तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब गवाही देने वाला व्यक्ति, शपथग्राही या गवाह, 8, मर चुका हो, डेड, डो, या गवाही देने में असमर्थ हो, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जैसे गंभीर रूप से बीमार हो गया हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो। 3, या नहीं मिल सकता हो, कैनॉट बी फाउंड। 4, या उसकी उपस्थिति को इतनी देरी, खर्च या असुविधा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता हो जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित हो। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त के फरार होने के कारण न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से रुक न जाए और महत्वपूर्ण गवाही समय पर दर्ज की जा सके। यह खासकर तब उपयोगी है जब गवाह बाद में उपलब्ध न हो। 2, यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश यह निर्देश दे सकता है कि प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट एक जांच करेगा और उन गवाहों की परीक्षा करेगा जो अपराध के संबंध में साक्ष्य दे सकते हैं, और इस प्रकार ली गई कोई भी डिपोजिशन किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में दी जा सकती है जो बाद में अपराध का अभियुक्त होता है, यदि शपथग्राही मृत है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं से बाहर है। सरल शब्दों में,
ओ कब अनुमति है? जब ऐसा लगता है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई गंभीर अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यानी अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। वो कौन निर्देश दे सकता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज। ओ किसे निर्देश देगा? वे प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकते हैं कि वह एक जांच करे। ओ क्या करे? मजिस्ट्रेट उन सभी गवाहों की गवाही ले सकता है जो उस अपराध के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ओ बाद में उपयोग। इस तरह ली गई गवाही डिपोजिशन को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो बाद में उस अपराध का आरोपी बनता है। ओ कब उपयोग की जा सकती है? शर्तें। यह गवाही केवल तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब गवाही देने वाला व्यक्ति शपथग्राही या गवाह पेड मर चुका हो, डेड डो, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। 3 या भारत की सीमाओं से बाहर हो, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। महत्व। यह उन गंभीर मामलों में साक्ष्य को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जहां अपराधी तुरंत ज्ञात नहीं होता है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही, जो बाद में अनुपलब्ध हो सकते हैं, को रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि भविष्य में किसी आरोपी को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इस धारा का समग्र महत्व न्याय का निरंतरता। यह धारा उन स्थितियों में न्याय प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देती है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति या अज्ञात स्थिति के कारण पारंपरिक तरीके से साक्ष्य लेना संभव न हो। साक्ष्य का संरक्षण। यह महत्वपूर्ण गवाही को संरक्षित करने में मदद करती है, खासकर जब गवाह बाद में उपलब्ध न हो सकें। निष्पक्ष सुनवाई और अभियुक्त के अधिकार। यह साक्ष्य के उपयोग पर कड़ी शर्तें, जैसे गवाह की मृत्यु या अनुपलब्धता, लगाकर अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का भी ध्यान रखती है। गंभीर अपराधों पर ध्यान। उपधारा 2 विशेष रूप से गंभीर अपराधों, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय के लिए अज्ञात अपराधियों के मामले में साक्ष्य संग्रह का प्रावधान करती है। न्यायिक विवेक और पर्यवेक्षण। न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कब ऐसे साक्ष्य दर्ज किए जाएं, और उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश को गंभीर मामलों में मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने का अधिकार देता है। संक्षेप में, धारा 337 दो मुख्य परिदृश्यों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देती है। एक, यदि अभियुक्त फरार हो और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की संभावना न हो तो उसकी गिरफ्तारी पर पहले से दर्ज गवाही का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते गवाह बाद में उपलब्ध न हो, मृत, असमर्थ, लापता या अनुपस्थिति अनुचित हो। 2, यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश दे सकता है और बाद में उस गवाही का उपयोग किसी भी आरोपी के खिलाफ किया जा सकता है, बशर्ते गवाह मृत, असमर्थ या भारत से बाहर हो।